नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी बोले, आर्थिक तबाही आएगी अगर मोदी सरकार ने। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को चेताने के लिए विपक्षी दलों की आज अहम साझा बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। वहीं मजदूरों, किसानों और गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ जरूरी उपाय करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बैठक को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि एक जरूरी बात, कोरोना से लड़ाई जिलों व प्रांतों में लड़ी जा रही है। केंद्र नेतृत्व कर सकता है, पर जैसे केंद्र को प्रांतों की मदद करनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। ये राजनीति नहीं, देश हित में सच मानने की बात है और प्रांतों को ताकत व आर्थिक मदद देने की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, लाखों करोड़ों का सरकार का पैकेज ये बात एक्सपेक्ट नहीं करता कि लोगों को कर्ज की जरूरत नहीं, पर सीधे मदद की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब आवाज उठाएं। ये देश का सवाल है, दलों का नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करोड़ों गरीबी के जाल में उलझ जाएंगे। विपक्ष की साझी बैठक में आगे कहा कि लॉकडाउन से करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अगर आज उनकी मदद नहीं की गई, उनके खातों में 7,500 नहीं डाला गया, अगर राशन का इंतजाम नहीं किया, अगर प्रवासी मजदूरों, किसानों और एमएसएमईज की मदद नहीं की तो आर्थिक तबाही हो जाएगी। विपक्ष की बैठक में अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि लॉकडाउन के दो लक्ष्य हैं, बीमारी को रोकना और आने वाली बीमारी से लड़ने की तैयारी करना। पर आज संक्रमण बढ़ रहा है और लॉकडाउन हम खोल रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि यकायक बगैर सोचे किए गए लॉकडाउन से सही नतीजा नहीं आया? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों की बैठक में बोली सोनिया गांधी, आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस और चक्रवाती तूफान अम्फान संकट के बीच शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में केंद्र सरकार से अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। वहीं सोनिया गांधी ने बैठक की शुरुआत करने के साथ ही कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाने की तत्काल आवश्यकता की सलाह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और फिर वित्त मंत्री अगले 5 दिनों तक उसका विवरण देती रही। यह देश के साथ एक क्रूर मजाक था। बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना को 21 दिन में खत्म करने की पीएम का दावा धराशायी हुआ। सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान नहीं था। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में उम्मीद जताई थी कि इस पर 21 दिन में काबू पा लिया जाएगा, जबकि उनकी धारणा गलत साबित हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों ने बंगाल की मदद के लिए दीदी के साथ दिखाई एकजुटता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की 22 पार्टियां ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए भयंकर अम्फान चक्रवाती तूफान से हुई भारतीय तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दोनों राज्यों को विशेष मदद देने की केंद्र सरकार से मांग की है। कोरोना के बीच पश्चिम बंगाल में आए इस दोहरे संकट के समय सभी विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश भी दिया है। बंगाल और उड़ीसा के तूफान से हुई बर्बादी पर संक्षिप्त चर्चा। कोरोना संकट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई विपक्षी पार्टियों की इस बैठक में सबसे पहले बंगाल और उड़ीसा के तूफान से हुई बर्बादी पर संक्षिप्त चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि हम विपक्ष की पार्टियां तूफान से बंगाल और उड़ीसा में हुई जान माल की भारी तबाही पर अपने गहरे दुख और संवेदना का इजहार करते हैं। साथ ही इस मुश्किल संकट और चुनौती से उबरने के लिए इन दोनों सूबों की जनता के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। तूफान और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ विशेष मदद की मांग। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार से तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ
विशेष मदद का आग्रह करते हुए कहा है कि देश पहले ही कोरोना महामारी के गंभीर संकट से गुजर रहा है और ऐसे में इस तूफान से आई दोहरी मुसीबत से मुकाबले के लिए दोनों राज्यों के लोगों को आपात सहायता की जरूरत है। केंद्र इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगा तो दोनों राज्यों को आपदा के विध्वंस से उबरने में मदद मिलेगी। विपक्षी दलों ने सरकार को आगाह करते हुए चिंता जताई है कि तूफान से हुई तबाही के हालात के बाद कोरोना सरीखे महामारी का प्रकोप इन राज्यों में बढ़ने का खतरा हो सकता है और इसीलिए राहत सहायता तत्काल मुहैया कराया जाना अपरिहार्य है। दीदी को केंद्र पर राहत सहायता देने का बनाया गया दबाव। तूफान का जायजा लेने शुक्रवार को सूबे के दौर पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही विशेष आपदा पैकेज की मांग कर चुकी ममता बनर्जी के लिए विपक्षी दलों का इस पर एकजुट स्वर जाहिर तौर पर सियासी रूप से राहत देने वाला है। विपक्षी दलों की यह एकजुटता दीदी को केंद्र पर राहत सहायता देने का दबाव बनाने में सियासी रूप से मदद करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 22 विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया ने कहा, लॉकडाउन पर सरकार के पास रणनीति नहीं, सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि संकट के इस समय भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित हैं। 22 प्रमुख विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में संघवाद की भावना को भुला दिया गया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को 21 दिनों में जीतने की प्रधानमंत्री की शुरुआती आशा सही साबित नहीं हुई। ऐसा लगता है कि वायरस दवा बनने तक मौजूद रहने वाला है। मेरा मानना है कि सरकार लॉकडाउन के मापदंडों को लेकर निश्चित नहीं थी, उसके पास इससे बाहर निकलने की कोई रणनीति भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद यह एक क्रूर मजाक साबित हुआ। सोनिया के मुताबिक हम में से कई समान विचारधारा वाली पार्टियां मांग कर चुकी हैं कि गरीबों के खातों में पैसा डाले जाएं, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बस एवं ट्रेन की सुविधा दी जाए। हमने यह मांग भी की थी कि कर्मचारियों एवं नियोजकों की सुरक्षा के लिए वेतन सहायता कोष बनाया जाए। हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनिल विज की अधिकारियों को दो टूक, हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों की सुननी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में एक बार फिर से विधायकों और अधिकारियों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। विधायकों का कहना है कि अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते। यही नहीं, विधायकों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी उनकी अनदेखी करते हैं और उनकी सुनते नहीं। विधायकों ने इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से की थी। इस पर अनिल विज ने अधिकारियों को नसीहत दे डाली और कहा कि अगर हरियाणा में नौकरी करनी है तो अधिकारियों को विधायकों की सुननी ही पड़ेगी। विज ने कहा कि अधिकारियों पर सख्ती के और भी बहुत तरीके हैं, अगर मुख्यमंत्री को विधायक बताएंगे तो आवश्यक कार्यवाही होगी। विज ने कहा कि प्रोटोकॉल में विधायक मुख्य सचिव से ऊपर हैं, यह अफसरों को बता दिया जाएगा। विज ने कहा कि विधायकों के प्रति अधिकारियों की उपेक्षा के रवैये को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को अपना रवैया और कार्यशैली में सुधार करना होगा। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से विधायकों ने अधिकारियों के इस रवैये के बारे में शिकायत की थी। ज्ञानचंद गुप्ता ने बृहस्पतिवार को 2 अलग सत्रों में 10 जिलों के 40 विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधानसभा कमेटियों के गठन से लेकर मानसून सत्र बुलाए जाने की बाबत चर्चा की थी। पहला सत्र दोपहर 12 बजे अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम जिला के 20 विधायकों के साथ हुआ। इसमें विधायकों ने लॉकडाउन के दौरान अधिकारियों द्वारा उनके फोन नहीं उठाने का मुद्दा गंभीरता से रखा। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से कहा कि वे इस बार में लिखित शिकायत दें। इन शिकायतों पर विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी अधिकारियों से न सिर्फ जवाब तलब करेगी बल्कि जरूरी कार्रवाई भी करेगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने स्पष्ट किया कि विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं और अधिकारी जनता के नौकर। जनहित में जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही कानून में भी तय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने 33 घंटों के इंतजार के बाद वापस भेजी बसें, योगी सरकार पर लगाया ओछी राजनीति का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रवासी श्रमिकों के लिए उसके द्वारा मुहैया कराई गई बसों को चलाने की अनुमति नहीं देने तथा ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर खड़ी बसों को वापस भेज दिया। बसों को वापस भेजे जाने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा
कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान काम बंद हो जाने के कारण अपने अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की मदद करने को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को कांग्रेस पार्टी की ओर से मुहैया कराई गई बसें चलाने की अनुमति देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने कहा सभी बसें फिट, गलत बोल रही यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, बसों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस में तकरार। राजस्थान सरकार ने कहा सही है बसों की फिटनेस। श्रमिक स्पेशल बसों को लेकर कांग्रेस और यूपी की योगी सरकार के बीच तनातनी तेज हो गई है। दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि योगी सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस की बसें नहीं ली क्योंकि उसे श्रमिकों के हितों का ख्याल नहीं, जबकि यूपी सरकार का कहना है कि बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे तो उन्हें चलाने योग्य कैसे माना जाए। इस बीच राजस्थान सरकार भी सामने आई है जहां से यूपी के लिए बसें रवाना की गई थी। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार का वो आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1 फरवरी तक या उससे पहले के किसी बस के फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गए हैं तो वह 30 जून तक मान्य रहेंगे। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और बसों को सीज किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र के आदेश के आधार पर ही राजस्थान सरकार ने 1 फरवरी के पहले जिन बसों के परमिट एक्सपायर कर गए थे उन्हें 30 जून तक मान्य कर रखा है। यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच जारी बस विवाद में राजस्थान कांग्रेस का कहना है कि किसी भी बस का परमिट एक्सपायर नहीं किया है और ना ही किसी का फिटनेस एक्सपायर हुआ है। सभी वैधानिक रूप से सही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार गलत बोल रही है। राजस्थान सरकार का कहना है कि सरकार ने अपना आदेश जारी किया है जिसके तहत यूपी सरकार की ओर से अनफिट कही जा रही बसें 30 जून तक फिट हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस को लेकर कांग्रेस और राज्य की बीजेपी सरकार में तनातनी जारी है। एक और जहां आगरा में राजस्थान सीमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस का सरकार से सवाल, क्या सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है? जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कोरोना संकट से निपटने और लॉकडाउन से जुड़ी रणनीति को लेकर बुधवार को सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना वायरस के संकट के समय विभिन्न समितियों एवं कार्यबल को दरकिनार किया जा रहा है और सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर पर फैसले हो रहे हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, सरकार में कोई संवेदनशीलता और क्षमता नहीं है। यह इस सरकार की पहचान बन गई है। बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया गया। सिर्फ 3 मई से 18 मई के बीच मामले 28,000 से 1 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। सिंघवी ने यह भी दावा किया कि कोरोना जांच के मामले में भारत अभी दुनिया के कई देशों से पीछे है और यह प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 1.67 जांच हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से गठित कोविड-19 कार्यबल ने आंकड़ों की बाजीगरी की है। सिंघवी ने कहा, 24 अप्रैल को इस कार्यबल के प्रमुख की प्रेस वार्ता में एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया कि भारत में 16 मई के बाद कोविड-19 के मामले आना बंद हो जाएंगे। यह पूरी तरह गलत साबित हुआ है। नीति आयोग ने भी इसका खंडन किया है। उन्होंने सवाल किया कि बिना योजना के आनन फानन में अचानक घोषित किए गए लॉकडाउन के प्रति भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। क्या सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है? क्या सरकार बिना खेद या पश्चाताप के लोगों को गुमराह कर रही है? क्या वह अपने खुद के कार्यबल के सदस्यों को भी दरकिनार करती है? सिंघवी ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई को भारत में बेरोजगारी की दर 27.1% के उच्चतम स्तर पर है। नए आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े अमेरिका के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी के डिजिटल चुनाव के आइडिया को जेडीयू ने बताया काल्पनिक। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने सरकार में साझेदारी सुशील कुमार मोदी के उस विचार को काल्पनिक बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण के दौर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव डिजिटल तरीके से होगा। जेडीयू ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच देश में डिजिटल गतिविधि में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, मगर बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले चुनाव डिजिटल तरीके से होंगे, ऐसा कहना फिलहाल काल्पनिक है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, कोविड-19 काल में डिजिटल गतिविधियां देश में काफी बढ़ी हैं और ऐसे में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी परंपरागत तौर पर होने वाली रैलियां और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल में बदलाव की गुंजाइश हो सकती है। सुशील मोदी ने जो कहा है
वह फिलहाल एक काल्पनिक स्थिति है, मगर चुनाव आयोग को कई तरह के बदलाव के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।